नमस्कार छात्राओं। आज हम बीए द्वितीय वर्ष हिंदी साहित्य की कक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूँ और मैं आप लोगों को आज रीतिकालीन साहित्य के बारे में बताऊंगी कि रीतिकाल की क्या परिस्थितियाँ थी और किन परिस्थितियों में रीतिकाल का आविर्भाव हुआ था। भाषा साहित्य के निर्माण में युगीन वातावरण का विशेष योगदान होता है। जब किसी साहित्य का निर्माण होता है, किसी भाषा के बारे में चर्चा की जाती है, तो हम देखते हैं कि युगीन वातावरण का उसके ऊपर बहुत प्रभाव पड़ता है, क्योंकि युगीन वातावरण जिसमें राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक और कला से निर्मित मूल्यों द्वारा वह साहित्य निर्मित होता है। अर्थात जब भी किसी भी काल में जब किसी साहित्य का सृजन किया जाता है तो तत्कालीन जो परिस्थितियां होती है उनका प्रभाव उसके ऊपर पड़ता है। आज हम देखते हैं कि रीतिकालीन परिस्थितियों के बारे में विचार करते हैं, तो रीतिकाल की हम विशेषतः 4 परिस्थितियों के बारे में विचार विमर्श करेंगे, जिसमें राजनीतिक परिस्थिति, सामाजिक अवस्था, सांस्कृतिक परिस्थिति और साहित्यिक एवं कलाओं की क्या स्थिति थी उसके बारे में हम विचार करेंगे। तो छात्राओं, आज की कक्षा में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि रीतिकालीन क्या परिस्थितियां थी, कैसी राजनीतिक परिस्थिति थी जिसका प्रभाव रीतिकाल के ऊपर पड़ा था। राजनीति की दृष्टि से हम देखते हैं कि यह काल मुगलों के शासन वैभव का चरमोत्कर्ष काल था। उसके बाद यह निरंतर पतन की ओर बढ़ता गया। अर्थात जब रीतिकालीन परिस्थितियों के बारे में हम विचार करते हैं तो हम देखते हैं कि राजनीतिक परिस्थिति में उस समय मुगलों का यहाँ पर शासन था और हम कह सकते हैं कि मुगलों का जो शासन काल था उसका वो चरमोत्कर्ष काल था, अर्थात वह अपने बिल्कुल चरम उत्कर्ष के ऊपर पहुँच गया था। उसके बाद यह निरंतर पतन की ओर बढ़ता गया। देश में सामान्य रूप से शांति विद्यमान थी और शाहजहां के बीमार होते ही 1658 में सत्ता के लिए संघर्ष होने लगा था। हम देखते हैं कि दारा शिकोह की औरंगजेब के द्वारा हत्या कर दी गई थी और जैसे ही उसके द्वारा शासन संभाला गया वैसे ही जागीरदारों, राजाओं और हिंदुओं के धार्मिक उपद्रव प्रारंभ हो गए थे। और इस प्रकार हम देखते हैं कि 1707 में औरंगजेब के पश्चात उसके पुत्रों के बीच संघर्ष आरंभ हो गया था और उसका द्वितीय पुत्र गद्दी पर बैठा जो उदार था, पर लंबे समय तक वह जीवित नहीं रह पाया था और उसके बाद धीरे धीरे मुगल साम्राज्य का पतन होने लगा, अर्थात मुगल साम्राज्य पतन की ओर अग्रसर होने लगा। शासन स्थिर नहीं हो पाया था क्योंकि अराजकता जब विद्यमान होती है तो शासन व्यवस्था चरमरा जाती है और इस प्रकार हम देखते हैं कि औरंगजेब के द्वितीय पुत्र के बाद में उनका शासन स्थिर नहीं रह पाया था और धीरे धीरे वह पतन की ओर अग्रसर होने लगा था। वह केंद्रीय शासन का हाल था। जहाँ तक प्रदेशों का की हम बात करते हैं तो रीतिकाल की रचना के क्षेत्रों अवध, राजस्थान और बुंदेलखंड की कथा भी ऐसी ही हमें दिखाई देती है। अवध के विलासी शासकों का अंत भी मुगल साम्राज्य के समान कारुणिक रहा था। राजस्थान में भी विलास और बहुपत्नी प्रथा बढ़ गई थी और मुगल साम्राज्य के समान ही हिंदू रजवाड़ों और अवध के नवाबों को अंततः अपना कारुणिक अंत देखना पड़ा था। अर्थात हम देखते हैं कि जहाँ पर विलासता साम्राज्य में विद्यमान हो जाती है या बस जाती है या राजा केवल विलासता के ऊपर ही अपना ध्यान केंद्रित कर लेता है तो वह शासन व्यवस्था बहुत लंबे समय तक नहीं चल पाती है और धीरे धीरे वह पतन की ओर अग्रसर होने लगती है। तो हम देखते हैं कि रीतिकाल में जो राजनीतिक परिस्थितियां थी कि मुगल साम्राज्य का भी धीरे धीरे पतन होने लगा था, ये थी केंद्रीय व्यवस्था। और हम अगर प्रदेशों की व्यवस्था के बारे में विचार करें तो हम देखते हैं कि अवध, राजस्थान और बुंदेलखंड भी धीरे धीरे अपने पतन की ओर बढ़ने लगा था, क्योंकि वहाँ भी के राजा भी बहुपत्नी प्रथा में भी फंस गए थे। साथ ही वहाँ पर विलासता की जो स्थितियाँ थी वो निरंतर बढ़ने लगी थी और यह स्थितियाँ किसी भी साम्राज्य के पतन का बहुत बड़ा कारण बन जाती है। तो छात्राओं, हमने राजनीतिक परिस्थिति के बारे में, रीतिकाल की राजनीतिक परिस्थिति के बारे में बात की कि किस प्रकार जो राजनीतिक स्थिति थी वो धीरे धीरे पतन की ओर अग्रसर हो गई थी। हम इसी कड़ी में आगे की ओर बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि हम सामाजिक व्यवस्था के बारे में विचार करते हैं तो हम देखते हैं कि
तत्कालीन समय में जब रीतिकाल का उदय होने लगा था तो सामाजिक दृष्टिकोण से भी इस काल को आदि से अंत तक हम घोर पतन का योग ही काल ही कह सकते हैं और इसे घोर पतन का योग ही कहा जाना चाहिए। इस काल में सामंतवाद का बोलबाला था। सामंतशाही ने जितने भी दोष होते हैं उनका प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष प्रभाव जनमानस के जीवन पर पड़ता है और हम देखते हैं कि उस समय जनमानस का प्रभाव जनता के जीवन पर पड़ने लगा था। इसलिए सामाजिक व्यवस्था का केंद्र बिंदु बादशाह था और उसके अधीन थे मनसबदार अथवा अमीर उमराव, इसके बाद उनके अन्य कर्मचारी। और हम देखते हैं कि जैसा राजा यथा राजा तथा प्रजा की कहावत हमारे यहाँ पर प्रचलित है। जैसी शासन व्यवस्था होगी, जैसा शासक होगा, वैसी ही उसके प्रजा होगी और उसके अधीन कार्य करने वाले अन्य कर्मचारी होंगे। अब हम बात करते हैं कि उन सबका जो काम था वो काम था अपने से ऊपर वाले कर्मचारी को प्रसन्न करना और नीचे वालों को तो वो अपनी जागीर या संपत्ति समझने लगे थे, अर्थात अपने से उच्च अधिकारियों को निरंतर प्रसन्न रखते थे और अपने अधीन जो कर्मचारी थे उन्हें वे अपनी संपत्ति समझने लगे थे और उनसे वह मनचाहा व्यवहार करने लगे थे। इसलिए हम इस युग में की सामाजिक स्थिति की ओर जब विचार करते हैं तो हम देखते हैं कि इस युग में गरीबों की आर्थिक स्थिति अत्यंत ही शोचनीय थी। शासक एवं संपन्न वर्ग बिना श्रम किए ही संपन्न था, अर्थात लोगों के ऊपर दबाव डाल करके पैसों को इकट्ठा करना, विभिन्न प्रकार के कर लगा करके पैसों को इकट्ठा करना, ये उन लोगों का कार्य था। वो बिना परिश्रम किए निरंतर धन का संग्रह करते जा रहे थे और संपन्नता की ओर बढ़ रहे थे और निरीह जनता जो थी वो निरंतर श्रम करने के पश्चात भी गरीबी की ओर बढ़ रही थी। इस प्रकार हम देखते हैं कि सामाजिक व्यवस्था में जो स्थितियां विद्यमान थी उसमें हम देखते हैं कि जनसाधारण के लिए किसी प्रकार की कोई सुविधाएं नहीं थी। जनसाधारण को ना चिकित्सा सुविधा व्याप्त थी, ना शिक्षा की कोई व्यवस्था उनके लिए थी, ना संपत्ति या उनकी रक्षा का कोई प्रबंध किया गया था। ऐसी स्थिति में अगर लोग भाग्यवादी अथवा नैतिक मूल्यों के रहित थे तो कोई आश्चर्य की बात हमें नहीं दिखाई देती, क्योंकि जहाँ पर असमानता विद्यमान हो जाती है वहाँ पर किसी भी प्रकार की नैतिकता उपस्थित रहेगी इसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते थे। इसलिए उस समय जो नैतिकता का अभाव था उसके ऊपर आश्चर्य नहीं किया जा सकता। और ये जितने मनसबदार थे या जितने प्रदेश के शासक थे वे सभी लोग विलासता की ओर अग्रसर थे और विलासमय वातावरण व्याप्त था। तो निश्चित रूप से तत्कालीन समय में नारी की स्थिति भी हम बहुत अच्छी नहीं कह सकते, क्योंकि नारी को वो अपनी संपत्ति मानते थे और उसका उपभोग करना ही उनका मूल मंत्र बन गया था। इस प्रकार हम देखते हैं कि अभिजात्य वर्ग के द्वारा किसी भी कन्या का अपहरण कर लेना कोई बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि ये बहुत आम बात थी कि अपनी विलासता या अपना स्त्री का भोग करने के लिए वो किसी की भी कन्या का अपहरण कर लेते थे और इसमें वे किसी प्रकार का संकोच नहीं करते थे। तो सामाजिक जो स्थिति थी वो उसको भी हम देख सकते हैं कि वो निरंतर पतन की ओर अग्रसर हो रही थी। उनके जितने भी शासक थे, प्रदेश के शासकीय जो शासक थे, वे बेगमों और रक्षिताओं के होते हुए भी ये लोग वेश्याओं के अड्डों पर पड़े रहते थे और उनके एक इशारों पर लोगों के भाग्य का निर्णय भी हो जाता था और लोगों के भाग्य का निर्णय भी कर देते थे। इनका काम सिर्फ और सिर्फ महिलाओं का, नारियों का उपभोग करना, मन चाही कन्या का अपहरण करवा लेना और विलासता में अपने जीवन को जीना और अपने से निम्न अधिकारी या कर्मचारियों के ऊपर अपना शासन चलाना, यही इनका कार्य बन गया था। तो हम देखते हैं कि इनका कार्य सिर्फ इतना ही था, तीतर बटेर को चला लेना, लड़कियों को छोड़ना ही राजकुमारों की दिनचर्या बन चुकी थी। अर्थात हम कह सकते हैं कि ऐसी सामाजिक व्यवस्था व्याप्त थी जो निरंतर समाज को पतन के मार्ग की ओर ले जा रही थी। अपनी ही सुख सुविधाओं का उपभोग करना तत्कालीन शासकों का एक बहुत बड़ा मूल मंत्र बन गया था। तो छात्राओं, आज हमने बीए द्वितीय वर्ष की कक्षा में रीतिकालीन परिस्थितियों का उदय जिन परिस्थितियों में हुआ था उनके बारे में हमने चर्चा करना प्रारंभ किया है और मैंने आज आप लोगों को बताया है कि तत्कालीन समय में जो राजनीतिक व्यवस्था थी वो किस प्रकार की थी, सामाजिक स्थिति किस प्रकार की थी। तो दोनों ही
परिस्थितियों पर जब हम विचार करते हैं तो हम पाते हैं कि ये दोनों ही परिस्थितियाँ शासन व्यवस्था को और समाज को निम्न स्तर की ओर ले जाने वाली थी। इसके बाद हम आगे बात करेंगे सांस्कृतिक स्थितियों की, साहित्यिक स्थितियों की, और निरंतर इस विषय को हम आगे की ओर बढ़ाएंगे। नमस्कार, धन्यवाद।